वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह के आईपीओ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट है। श्री गौरव सिंह कुशवाहा सर मौजूद हैं, जो कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी हैं एंड सीईओ हैं, और साथ साथ श्री रुमित दुगर साहब हैं, जो कंपनी के सीएफओ भी हैं। इन दोनों से तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन आप दोनों को ही पहले तो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और एक बारी जरा कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स आईपीओ की आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, उसके बाद हम मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। आज दूसरा दिन है, करीब करीब आधे से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा है सोफार। 11 से लेकर 13 अगस्त के आसपास ये आईपीओ रहेगा। प्राइस बैंड 492 रुपये से लेकर 517 रुपये प्राइस बैंड है। आईपीओ से कुल 1540 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें से फ्रेश इशू के जरिए 820 करोड़ है और ओएफएस के जरिए 720-721 करोड़ रुपए के आसपास मिलने का की उम्मीद लगाई जा रही है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो व्यूज़ आ रहे हैं उसमें मिले हुए व्यूज़ हैं। कुछ लोगों की तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग है और कुछ लोगों की तरफ से नॉट रेटेड है, लेकिन कोई भी रिड्यूस रेटिंग तो अब तक नहीं दे रहा है। अब बातचीत करते हैं कंपनी की मैनेजमेंट से। हमारे साथ गौरव सर भी मौजूद हैं और रुमित सर भी मौजूद हैं। गौरव सर आपको भी नमस्कार और रुमित सर आपको भी नमस्कार, और आप दोनों को ही शुभकामनाएं। बढ़िया आईपीओ के नंबर सो फार देखने को मिले हैं। तो गौरव सर, पहले शुरुआत आपसे करूंगा कंपनी की बेसिक डिटेल्स के साथ। ये ब्लू स्टोन वर्ड आपने कहाँ से उठाया है? नीलम से उठाया है क्या? क्योंकि इसी तरह की परफॉर्मेंस कंपनी की आते हुए दिखाई पड़ रही है, और जितना एग्रेसिवली आप लोग ग्रो कर रहे हो, ये कैरेट लेन के सामने एक स्ट्रॉन्ग नंबर हम देख रहे हैं इसका। सो थीम क्या थी? ये ब्लू स्टोन वर्ड कहाँ से उठाया आपने? नमस्कार सुमित जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लू स्टोन बेसिकली इंग्लिश में जहाँ पे डायमंड को माइन करते हैं, जिस माइंस में, उनको ब्लू माइन बोलते हैं। ओके। थोड़ा सा उससे इंस्पायर्ड था, क्योंकि डायमंड ज्वेलरी पे हमारा शुरू से फोकस था। उससे थोड़ा उससे इंस्पायर होकर थोड़ा सा ब्लू स्टोन नाम रखा था हम लोगों ने। ओके। तो सर, इनिशियल कंसेप्ट से ही आप लोग ऐसे ही चल रहे थे कि हमें 18 कैरेट या 22 कैरेट के रेंज में ही चलना है, जो कि लाइफस्टाइल ज्वेलरी है, जिसकी डिमांड अर्बन मार्केट्स के अंदर या अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा है? क्या इसी को आपने शुरू से टारगेट किया था? जी सुमित जी, बेसिकली हम लोग जब शुरू हुए तो सिर्फ ऑनलाइन ओनली शुरू हुए थे। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे जो कस्टमर, जो हम लोग ग्राहक जो पकड़ पा रहे हैं, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं। और आई थिंक उनका सबसे बड़ा एक पेन पॉइंट ये था कि जब भी किसी ज्वेलरी की दुकान में जाते थे तो वहाँ पे काफ़ी वेडिंग फोकस्ड होती थी सारी। तो जो रोज़मर्रा पहनने की जो ज्वेलरी होती है, जो तुम मतलब शादी के बाद भी ज्वेलरी पहनते हो, राइट, 30 40 50 साल, तो जो रोज़ रोज़ जो पहनने वाली ज्वेलरी होती है वो कहीं मिलती नहीं थी उन्हें अच्छी। तो आई थिंक वहाँ पे हम लोगों ने अपना नीश पकड़ा। और अच्छी बात यह है कि वो बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट भी है। सो एसेंशियली वहां से हम लोग पकड़ के निकले उस पर। ओके। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं गौरव सर कि ये जो शुरुआत में आप लोगों का मॉडल था वो ओमनी चैनल था। धीरे धीरे उस समय पर होम ट्राई ऑन और वर्चुअल ट्राई ऑन, ये दो सेगमेंट आपने इनिशियली लॉन्च किए थे, जो उस समय के यूनिक थे, किसी के पास उस समय ये कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। तो ये सेगमेंट्स क्या हुआ करते थे, पहला पार्ट। दूसरा, अब जो आपने वर्चुअल से एक्चुअल में आ गए हो 160 स्टोर की तरफ, सो ये पार्ट में क्यों फोरे किया? कौन से नए मार्केट्स आप एक्सप्लोर कर रहे हो? बिल्कुल सुमित जी। हम लोग जब शुरू हुए थे तो सिर्फ ऑनलाइन बेच रहे थे, ऑनलाइन ब्रांड बना रहे थे अपना। इनफैक्ट हम लोग पहले थे इंडिया में जिन्होंने ऑनलाइन ज्वेलरी बेचनी शुरू की थी। कैरेटलिन उस समय था, बट कैरेटलिन सॉलिटेयर्स वगैरह बेचता था और बाकी दूसरे ज्वेलर्स को सॉलिटेयर्स बेचता था वो। हम लोगों ने ये ज्वेलरी बेचना शुरू किया और काफी अच्छा सक्सेस मिला हमें ऑनलाइन में। और हम लोगों ने वहां पे थोड़ा बहुत लोगों का एक पेन पॉइंट था कि उनको देखनी थी, उनको सामने भी देखनी थी। तो हमने ट्राई एट होम शुरू किया, और ट्राई एट होम से थोड़ा सा बढ़ावा मिला। बट आई थिंक हमारा सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये था कि लोग ऑनलाइन ज्वेलरी देखना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप किसी स्टोर में जाते हो तो वहां पे आप बहुत सारा डिजाइन देख नहीं पाते। आप जाते हो वहां पे आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में आपको खरीद के निकलना होता है। बट अगर आपको देखना है कि सपोज 1000 2000 रिंग डिजाइन आपको देखनी है, तो इतना आसान होता नहीं है उसमें। तो ऑनलाइन में वो बिहेवियर बहुत ज्यादा हो रहा था। बट उसमें अब ये भी होता है कि चूंकि यहाँ पे प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, लाइक 50,000 1 लाख जैसे प्राइस पॉइंट होते हैं, तो वहां पे लोगों को थोड़ा एक बार इन पर्सन भी देखना होता है। तो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं 2000 में से, ये 5 ये 10 डिजाइन पसंद आ रही है, वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है। बट उसके बाद देखने के लिए उन्हें स्टोर चाहिए होता है, तो उसके लिए हमने स्टोर खोलने शुरू किया। हम लोगों ने FY19 में स्टोर खोलने शुरू किए थे, और FY19 में हमने 5 स्टोर खोले, उसके बाद 11 स्टोर खोले। उन शुरू के तकरीबन 10 15 स्टोर में हमें देखना बहुत क्लियर हो गया कि ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम लोगों ने लगभग 2022 के एंड तक हमारे सिर्फ 40 50 स्टोर थे। बट नंबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि हमने डिसाइड किया कि हम फटाफट बाकी सारे
जगहों पे भी, बाकी सारे शहरों पे भी रैंप करते हैं। तो अभी FY 25 खत्म करते करते हमारे 275 स्टोर हो गए। और सारे स्टोर काफी अच्छा चल रहे हैं। कुछ स्टोर जो नए हैं उनको थोड़ा और ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा मेच्योर होने में, थोड़ा पकने में। बट जो स्टोर ऑलरेडी मेच्योर है उनकी इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा अच्छी है। और उस चक्कर में सो बेसिकली उसको देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बहुत रैपिड एक्सपैंड करेंगे। ओके, रोमित सर, दो सवाल के साथ मैं शुरू करूंगा। पहले तो आईपीओ जो आ रहा है ये आईपीओ प्लस ओएफएस ब्लेंड है। जो फ्रेश इशू है इसका इस्तेमाल आप लोग कहाँ करने वाले हो? ओएफएस में जो जो भी इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है, क्या वो इन्वेस्टर उसके बाद और स्टेक ऑफलोड करेगा गोइंग फॉरवर्ड, या पोस्ट आईपीओ क्या प्रमोटर होल्डिंग रहेगी इस आईपीओ में? जी, तो जो प्रोसीड्स हैं आईपीओ की वो लार्जली वर्किंग कैपिटल में ही यूज होंगी। 820 में से 750 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होंगी। तो इस बिजनेस में जैसे नई दुकानें खोलते हैं और मर्चेंडाइज एक्सपैंड करते हैं तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। गोल्ड और डायमंड हमारा प्राइमरी रॉ मटेरियल और वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री में गोल्ड और डायमंड लार्जली यूज होता है। आपका जो दूसरा सवाल है कि प्रमोटर होल्डिंग अपर बैंड पे अगर आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो 16% पे थोड़ा सा ऊपर रहेगी, 16.17% पे रहेगी प्रमोटर होल्डिंग ये कैपिटल रेज करने के बाद। तो एक चीज़ और रोमित सर, जो नंबर्स में देख रहा था कि FY 25 तक आप लोगों की रेवेन्यू ग्रोथ करीब करीब 40% के आसपास रही है, एक रोबस्ट ग्रोथ रही है रादर, वो नए स्टोर एक्सपेंशन की वजह से। लेकिन बॉटम लाइन में उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ पा रहा है। क्या ये जो नया केपेक्स कर रहे हो इसकी वजह से हो रहा है, पहला पार्ट? और जो डेट इंक्रीज हो रहा है, ये क्या डेट का इंक्रीज भी इसी नए केपेक्स की वजह से ही हो रहा है? और गोइंग फॉरवर्ड इसको आप कैसे ईज ऑफ करोगे? जी समझिए, आपने बिल्कुल सही सही बात कही है कि हमने काफी नए स्टोर ऐड किए हैं। तो हमारे वित्तीय वर्ष 2025 के अंत तक का हमारे 275 स्टोर थे और 83 स्टोर हमने वित्तीय वर्ष 2025 में खोले हैं। और अगर 275 को देखा जाए तो उसमें से लगभग 180 190 जो हमारे स्टोर्स हैं वो पिछले 3 साल में खुले हैं। तो उसमें इन्वेंट्री डालने के लिए जो इन्वेंट्री की पूरी प्रोडक्टिविटी है उसको आने में 1-2 साल लगता है। इसीलिए हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेंट्री लेवल बढ़ा है। अगर हम मुनाफे की बात करें तो देखिए, हम कामकाजी मुनाफा तो हमारा इम्प्रूव होता ही जा रहा है। आप पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस देखें। बट क्योंकि हमारे स्टोर नए हैं उसकी जो पूरी कैपिटल प्रोडक्टिविटी है वो अब फ्लो थ्रू करने लगी है धीरे धीरे, जो कि कंसोलिडेटेड लेवल पे दिख रहा है कामकाजी मुनाफे में, और ये एक्सेलरेट होता जाएगा। अगर हम हमारे पुराने स्टोर देखें जो हमने आरएचपी में भी डिटेल आउट किए हैं, जो पुराने स्टोर हैं वो ऑलरेडी 24% के आसपास कामकाजी मुनाफा कर रहे हैं स्टोर लेवल पे। तो क्लियरली जैसे जैसे स्टोर की एजिंग होती है और जैसे स्टोर पुराने होते हैं, रिपीट कस्टमर और ये सब बिल्ड होता है, तो जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो काफी बॉटम लाइन एक्रीटिव होती है। और जो काफी हमारा ग्रोथ है वो सिर्फ नए स्टोर से नहीं है, पुराने स्टोर में जिसे रिटेल इंडस्ट्री में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कहा जाता है, वो भी हमारी पिछले साल 32% थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए स्टोर से हमारी ग्रोथ आ रही है, पुराने स्टोर में भी हमारी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये रोमित सर, एक क्विक क्वेश्चन है, जो आपका एक स्टोर रहता है ये ब्रेक इवन आने में कितना ड्यूरेशन लेता है, पहला पार्ट? और एक ब्लेंडेड ट्रिपल एसजी जो है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, नए और पुराने को मिला के, वो कितनी चल रही है अभी? 75% से ऊपर हमारे जो स्टोर खुलते हैं वो लगभग 3 महीने में ब्रेक इवन कर लेते हैं। ओके। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, जैसे कि गौरव ने समझाया था, कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं वो पहले ऑनलाइन आते हैं। तो जब हम नई दुकान खोलते हैं किसी भी शहर में या किसी भी एरिया में, तो हमें पहले ही ऑनलाइन ट्रैफिक का पता होता है कि यहाँ पे इतना ऑनलाइन ट्रैफिक आ रहा है, इतने लोग देख रहे हैं। तो हमारी जो डिमांड है वो पहले से एग्रीगेटेड होती है और हम वहाँ स्टोर खोलते हैं। इसीलिए हमारा स्टोर बेस्ट इन क्लास है और 3 महीने में ब्रेक इवन कर लेता है।
नहीं, वो तो सही कह रहे हो आप। मैं खुद भी कई बार गया हूँ स्टोर में, तो मुझे आइडिया है किस तरह का स्टोर है। अच्छा गौरव सर, एक चीज़ और, ये क्योंकि जिस सेगमेंट में या जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, यहाँ पर बहुत तेज़ी से फैशन चेंज होता है, ठीक है, और आप वेस्टर्न साइड पर हो तो फैक्ट जिसे बोलते हैं, ये तुरंत बदलती रहती है, पहला पार्ट। और दूसरा, क्योंकि आप लोग अब ऑनलाइन से ऑफलाइन पर आए हो, सो कस्टमर ट्रस्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो ज्वेलरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये दोनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हो? और दूसरा, अगर ब्लेंड की बात करूं ऑफलाइन और ऑनलाइन के रेवेन्यूज़ का, सो वो परसेंटेज क्या होगा अभी? गौरव सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए प्लीज़। हाँ, सो अगर आप उसका, हाँ, सो हमारी जो डिजाइन थ्रूपुट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री जनरली डिजाइन पे स्लो मूव करती है। हमारे केस में एडवांटेज ये है कि हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सो हम लोग बहुत सारी डिजाइन बना बना के देखते रहते हैं, और उससे पहले कि उसकी इन्वेंट्री बनाए, हमें पहले ही पता होता है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा और कहाँ पे क्या चलेगा, क्योंकि हमारा बहुत सारा डेटा आता रहता है उसका। तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाते रहते हैं और उनको ट्राई करते रहते हैं। सो बेसिकली जो आप ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री जनरली डिजाइन बहुत स्लो मूव करती है। सो काफी ट्रेडिशनल डिजाइन रखे रहते हैं 10 साल 15 साल 20 साल तक लोग। हमारे केस में वैसा नहीं होता। हमारे केस में हर साल बहुत सारी फ्रेश डिजाइन आती हैं और उसमें से हर साल विनर निकल के आते हैं जो हमारे लिए कुछ साल तक काम करते रहते हैं, उसके बाद हम और बनाते रहते हैं। सो हम लोगों का दैट वे डिजाइन थ्रूपुट काफी ज्यादा अच्छा है। आपका दूसरा सवाल क्या था? आर एंड एक तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन का ब्लेंड जो है, उसमें क्या रेशियो आप लोग रखते हो, पहला पार्ट। हाँ, और दूसरा, ये ट्रस्ट पार्ट जो है, इसे कैसे मैनेज करते हो? सो ट्रस्ट आई थिंक 14-15 साल में ऑनलाइन हमें इतने सारे लोगों ने देखा है कि वो धीरे 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 करके ट्रस्ट ज्यादा बढ़ गया है। और दूसरा कि जैसे स्टोर खुलता है तो उससे भी वो भी उसको ऐड करता है उस चीज पे। फॉर एग्जांपल, हमारे पिछले साल हमारी साइट पे 300 मिलियन सेशन हुए थे टोटल। राइट, जब लोग आते हैं बार बार आते हैं तो देखते रहते हैं, उनको उनको एक फेमिलियरिटी आ जाती है, और उसके बाद जब स्टोर में फिजिकली भी देखते हैं तो एक कंफर्ट और आ जाता है। सो आई थिंक फेमिलियरिटी कंफर्ट दोनों मिला के धीरे धीरे ट्रस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो सो वो चल रहा है वहां पे। और उस पे सोर्स ऑफ रेवेन्यू पे, सोर्स ऑफ ऑर्डर्स पे ऐसा है कि हमारा जो ओरिजिनेशन है सारा ऑनलाइन है। तो हमारा चाहे वो कस्टमर, चाहे वो ग्राहक ऑनलाइन खरीदे चाहे स्टोर में खरीदे, सब शुरू ऑनलाइन ही करते हैं। सो बेसिकली वो 2 से 3 हफ्ते 1000-2000 बहुत सारी डिजाइन देखते हैं, बहुत सब शॉर्टलिस्ट करते हैं। इनफैक्ट हमारे कस्टमर जनरली बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं, उन्होंने 2 पीस भी खरीदे तभी उन्हें हमारी 300-400-500 डिजाइन के बारे में पता होता है। जनरली ऐसा नहीं होता ज्वेलरी में, राइट। जनरली ऐसा होता है कि हमें 2 डिजाइन खरीदी, आपको कुछ नहीं पता कि इस दुकान में और क्या रखा है या क्या चेंज। बट ऑनलाइन की वजह से हमारे कस्टमर्स को पूरे टाइम पता होता है कि ये नया आया है, ये पुराना आया है, ये चला गया है, ये मैंने खरीदा, ये मुझे और खरीदना है अभी। सो वो सब चीजें फनल वगैरह बहुत स्मूथली बनी रहती हैं। तो कुछ लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन खरीदते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और आपको जो डिलीवरी है वो 1 घंटे में स्टोर से मिल जाती है, क्योंकि आप स्टोर के पास में रहते हो। तो सब कुछ इंटीग्रेटेड है बिल्कुल। तो गौरव सर, जो जैसे जैसे ये गोल्ड के प्राइसेस भाग रहे हैं, वैसे वैसे क्या आपके पास एवेन्यूज खुल रहे हैं ऑल्टरनेट वेज के? क्योंकि गोल्ड, आप लोग उस कैटेगरी में आते हो जो प्योर गोल्ड नहीं है, जिसमें हैवी गोल्ड नहीं यूज़ करना है, आपको वेस्टर्न प्रोडक्ट्स यूज़ करना है। सो आपके पास ऑल्टरनेट बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस भागेंगे? सो हमारे केस में ये हो रहा है नेचुरली कि जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे काफी सारे प्रोडक्ट अनअफोर्डेबल बनते जा रहे हैं लोगों के हाँ लिए। जी, हाँ जी। तो जो 50,000 का प्रोडक्ट था 4 साल पहले, वो अभी 2 लाख का प्रोडक्ट है, राइट। अब लोगों की परचेसिंग पावर तो बढ़ नहीं जाती उसके हिसाब से, राइट। गोल्ड चौगुना हो गया, मतलब ये तो नहीं कि आप चौगुना खर्च कर दोगे। तो लोगों का जो स्वीट प्राइस पॉइंट है वो वहीं पे ही है, 50-70,000 80,000 90,000 के आसपास। बट वहां पे जो ट्रेडिशनल प्लेयर थे उनके जो प्रोडक्ट थे वो आउट ऑफ रेंज हो गए। हमारे केस में एडवांटेज ये है कि हम लोगों ने लो और मिड प्राइस पे बहुत फोकस किया है शुरू से। ऑनलाइन में वो ज्यादा चलता था, तो वो नेचुरल एडवांटेज हमारा। जैसे गोल्ड प्राइस बढ़ता है वैसे हमारे प्रोडक्ट ज्यादा ज्यादा वो हो जाते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं लोगों के लिए सेम प्राइस पॉइंट पे। और क्योंकि हमारी डिजाइन भी बहुत ज्यादा सुपीरियर, हम लोगों ने हमारे 4 साल पहले 15-20-25-30 हजार में हमारे पास बहुत सुंदर डिजाइन थी। वही डिजाइन अभी 50,000 60,000 में है, बट बाकी लोग के पास वो भी नहीं है। तो काफी सारे लोगों को उसके लिए क्या करना पड़ता है कि 14 कैरेट में जाने की कोशिश करते हैं, 9 कैरेट में जाने की कोशिश करते हैं, बट लोगों की एक्सेप्टेंस वहां पे इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो 18 और 22 कैरेट में हमारी नेचुरली स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है जैसे जैसे गोल्ड ऊपर जाता है। तो गौरव सर, एक लास्ट सवाल आपसे और पूछूंगा, फिर मैं एक सवाल रोमित सर से भी पूछूंगा कि जो R&D है उस पर आप लोगों का क्या फोकस रहता है? क्योंकि R&D के केस में आप लोगों का जब डिज़ाइन रेगुलर चेंज हो रहे हैं, गोल्ड के प्राइसेस रेगुलर भाग रहे हैं, हैबिट्स चेंज होगी, एरिया वाइज आपकी प्रेफरेंस चेंज होगी। सो R&D पे क्या खर्च रहता है और कैसे मैनेज करते हो इस पार्ट को?
खर्चा मैं रोमित बता देगा, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, खर्चा सारा रोमित ही साथ है उसका। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने अलग अलग जगह डिजाइन स्टूडियो सेटअप कर रखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करते हैं, जो कोई नहीं करता इंडस्ट्री में। और सो उसका एडवांटेज ये होता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन को भी सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा। हम लोग नई नई चीजें करना चाहते हैं, अब कोई खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो आराम से उसकी R&D हो जाती है। अगर कोई और करता है तो जनरली होता रहता है कितनी सेल हुई, क्या हुई, वगैरह वगैरह। सो हमारे हम लोगों ने अलग अलग यूनिट सेटअप कर रखी है, सूरत में, जयपुर में, बॉम्बे में। और हम लोगों ने अलग अलग डिजाइन टीम भी बना रखी है अलग अलग रीजन के हिसाब से। तो वो लोग सेंट्रली भी डिजाइन पे काम करते हैं और लोकली भी डिजाइन पे काम करते हैं। ओके। सो एसेंशियली आइडिया ये है कि बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन टीम हो और डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हो और काफी लोकल R&D होता रहे वहां पे। तो ये असेट लाइट भी मान हाँ, सकता हूँ मैं? हमारा हमारा डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग सब इन हाउस है। हम अकेले हैं पूरे देश में जो जो ये करते हैं। तो असेट लाइट साइड पर इसको माने कि ना मानूं? रोमित, सुमित जी, एसेट लाइट ही माना जाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ये काफी प्रोसेस इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है, ये कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ओके। क्योंकि ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं है कि बहुत आपको केपेक्स मशीनरी बहुत ज्यादा खर्चा होता है उसका, बट उसमें प्रोसेस एफिशिएंसी की बहुत जगह होती है। इसीलिए काफी साल लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस बिल्ड करने में, क्योंकि ये एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है जहां पे आपको पूरा प्रोसेस एफिशिएंसी वगैरह बिल्ड करनी पड़ती है, जो कि हम 10-11 साल से कर रहे हैं। दूसरी बात, जो कॉस्ट है, क्योंकि हम इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं, हम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज मटेरियल सब यूज करते हैं, तो वो डिजाइन इनोवेशन में भी हेल्प करता है। मटेरियल टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं जो मेटलर्जी में, तो वो हम लेके आ सकते हैं जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरर्स नहीं कर पाते हैं। और हमारी कॉस्ट जो है वो जो वेंडर से खरीदते हैं उससे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहती है। तो इनोवेट भी कर लेते हैं, कॉस्ट भी कम रहती है और कैपिटल एफिशिएंसी भी बरकरार रहती है। रोमित, लास्ट सवाल आपसे रहेगा, जो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज हैं, वहां पर आपका एक्सपेंशन अब कैसा है? कि टीयर 1 में तो मैंने खुद स्टोर देखे हुए हैं और मैं गया भी हूं। सो टीयर 3, टीयर 4 के लिए आप क्या प्लान लेकर बैठे हो? तो हमने ये देखा है सुमित जी कि जब हमने शुरू किया था तो फोकस टीयर 1 या बड़े शहरों में था, बट क्योंकि इंटरनेट अब ऐसा कोई टीयर 1 फिनोमेना तो है नहीं। आप टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 जहां भी जाएं भारत में, इंटरनेट और स्मार्टफोन पेनिट्रेटेड है, वो वही चीजें देख रहे हैं जो आप और हम अगर टीयर 1 में रहते हैं तो देख रहे हैं, और उनके एस्पिरेशन भी वही है। तो जैसे जैसे हमने एक्सपैंड किया, और हमारे काफी स्टोर हैं जो बियॉन्ड टीयर 1 है, टीयर 2 में, टीयर 3 अगर मैं नाम दूं तो दीमापुर नागालैंड, सिलचर आसाम, दुर्गापुर, हिसार, काकीनाडा, गुंटूर, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, इन शहरों में है। और इन शहरों में बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस है, क्योंकि अगेन वहां पे भी वही चीजें, वही ट्रेंड चल रहा है, और वो बिल्कुल ऑनलाइन रहते हैं, उन्हें सब पता है दुनिया में क्या चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में क्या चल रहा है, टीयर 1 शहर में क्या चल रहा है। तो हमारी परफॉर्मेंस बियॉन्ड टीयर 1 भी बहुत बहुत स्ट्रांग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोमित सर आपका भी, गौरव सर आपका भी, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया नंबर सो फार देखने को मिले हैं, आधा आईपीओ भर भी चुका है और आने वाले समय में उम्मीद है आपको लिस्टिंग के बाद भी हम जरूर मिलेंगे, मुलाकात करते रहेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और तमाम डिटेल पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो एक बार फिर से जरा सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर आएगी, मैनेजमेंट को आप सुन ही रहे थे। आईपीओ का आज दूसरा दिन है, आधा भर चुका है आईपीओ अब तक, और करीब करीब जो प्राइस बैंड है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। 11 से लेकर 13 अगस्त के बीच में आईपीओ खुला रहेगा, यानी कल एक और दिन बाकी है, आज का दिन और कल का दिन बाकी है। आईपीओ का प्राइस बैंड 492 से लेकर 517 रुपये पर शेयर के आसपास है। 1540 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। पार्शियल फ्रेश, पार्शियल ओएफएस, जिसको आप मैनेजमेंट से सुन भी रहे थे, किस तरह का फ्रेश इशू है, किस तरह का ओएफएस है, और बाकी जो ब्रोकरेज हाउस के व्यूज़ है उसमें मिला जुला व्यू है। सब्सक्राइब किया है रिहंत की तरफ से, एक्सिस कैपिटल की तरफ से कोई रेटिंग सोफा नहीं दी गई है। जरा आस्था मैम से बातचीत कर लेते हैं, वो हमारे साथ आमतौर पर जुड़ती नहीं है, लेकिन आज स्पेशली रिक्वेस्ट करने पर वो हमारे साथ जुड़ी हैं ताकि हम उनसे एक व्यू ले पाएँ इस आईपीओ को लेकर भी। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय में देने के लिए। अभी हम बातचीत कर भी रहे थे ब्लू स्टोन ज्वेलरी की मैनेजमेंट से, आपने भी सुनी होगी, क्या डिटेल आप गैदर कर पाए हो, क्या व्यू लेकर चल रहे हो आप? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, ब्लू स्टोन ज्वेलरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये लाइफस्टाइल डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम और स्टडेड ज्वेलरी देती है और फ्लैगशिप ब्रांड है ब्लू स्टोन, उसके अंतर्गत देती है। अब अगर देखें तो ये फर्स्ट डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड है और ये पूरा अपना जो रिटेल करते हैं वेबसाइट www.bluestone.com के जरिए करते हैं।
इसकी एक अलग चीज है कि आप इसे ट्रेडिशनल ज्वेलरी कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से इनका ओमनी चैनल एक्सपीरियंस है और इनका डिजिटल फर्स्ट ओमनी चैनल ज्वेलरी ब्रांड है, तो इसका कंपैरिजन जो किया जाएगा वो बेसिकली हमने तो टाइटन के कैरेट लेन से किया है। और उस हिसाब से अगर देखें तो कुछ महीनों में ये टाइटन की कैरेट लेन से भी अच्छा है। स्पेशली अगर मैं यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन की बात करूँ तो डेफिनेटली इनके ग्रॉस मार्जिन मुझे कैरेट लेन से भी बेटर लगे, क्योंकि 32% का ग्रॉस मार्जिन कैरेट लेन का है, जबकि इनका 40% का आता है FY24 का, और ग्रोथ भी इनकी अच्छी है। तो जिस तरह के पैरामीटर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा प्लेयर हो सकता है। ऑल्दो अगर हम मैं प्रेजेंट लेवल पे देखूं इसे EV बाय EBITDA, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, या मैं प्राइस टू बुक पे देखूं तो ये थोड़ा हाई प्राइस लगेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम मे बी 1 से 2 साल के नजरिए से अगर इसमें निवेश किया जाए तो मुझे लगता है ये काफी बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है। तो हमारी यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सब्सक्राइब करने की सलाह इस IPO के लिए रहेगी।